मैं वो कितने के आगे थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, मेरी भावनाओं को भी समझेंगे आप। एपिसोड के बाद में वॉइस प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वॉइस में कर ही नहीं रहा वॉइस, अब आएगी। अब जो मैंने कल समझाया था आपको वो मैं पहले फटाफट से लिखवाऊंगा। क्या पढ़ रहा था मैं? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा था क्या? आयनिक केमिकल क्या पढ़ रहा था? साम्य। अब एक काम करो, आप फटाफट से पहले टॉपिक लिख लो। टॉपिक टॉपिक क्या क्या है? नालायक को लिख लिया, कहां से बिना लिखवाए लिख लिया क्या? कैसे महान आत्माएं बैठी रहती हैं। टॉपिक लिख लो क्या क्या आने वाले हैं। कल का लिखा? हाँ, कल का कुछ नहीं लिखा बेटा, कल कुछ नहीं लिखाया, आज से लिखना शुरू करेंगे। कल समझाया था और अब दोबारा समझाएंगे, आज लिखवाते। टॉपिक नंबर फर्स्ट लिखते जाओ, मैं बोलूंगा, ज्यादा लिखने में टाइम खराब होता है। नंबर फर्स्ट, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। नंबर एक लिखना, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। फर्स्ट टॉपिक है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ठीक है। दूसरा टॉपिक लिखो, साम्य अवस्था व इसकी विशेषताएं। साम्य अवस्था, साम्य अवस्था नहीं लिखना था कहीं होगा तो। साम्यावस्था, यह और अवस्था का ए और आ मिल करके आ बन जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है। क्या होती है ना? ए प्लस ए मिल करके आ बन जाता है, दीर्घ संधि। साम्यावस्था व इसकी विशेषताएं दूसरा टॉपिक है, साम्यावस्था व इसकी विशेषताएं। तीसरा लिखेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, तीन हो गए। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, इसको बेटा ब्रैकेट में इसको लिखना, ये कई बार वैज्ञानिक के नाम से आ जाता है सीधा, गोलबर्ग वागे नियम। गोलबर्ग वागे नियम, गोलबर्ग वागे नियम। हाँ, पहली स्लाइड है बेटा, गोलबर्ग वागे नियम। कितने हो गए? तीन हो गए। चले आगे, चौथा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे हम, साम्यावस्था स्थिरांक। साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक। इसमें दो आएंगे, एक तो केसी और एक आएगा केपी। ये गैसों के लिए आता है केवल, ये सबके लिए आता है, जब पढ़ाऊंगा तो बात करेंगे।
साम्यावस्था स्थिरांक में केसी और, अरे एसी नहीं केसी के है, क्या होगा? पूछूंगा मैं, भगवान हो तो सही क्या? साम्यावस्था स्थिरांक केसी व केपी, केसी व केपी। फिर अगला लिखो, केसी व केपी में संबंध, केसी व केपी में संबंध, केसी व केपी में संबंध, केसी व केपी में संबंध लिख दिए। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, केसी व केपी की इकाइयां, केसी व केपी की इकाइयां, केसी व केपी की इकाइयां। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। कितने पॉइंट हो गए? 8वां लिखो, साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, वो साम्यावस्था स्थिरांक था पहले वाला, ये केवल साम्यावस्था है। साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, कितने हो गए? 8 हो गए। 9वां लिखो, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा हो गए। फिर अगला लिखो, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुप्रयोग, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग हो गए। फिर अगला लिखो, अभिक्रिया भागफल, अभिक्रिया भागफल, अभिक्रिया भागफल, अभिक्रिया भागफल को क्यू से लिखते हैं, क्यू। और फिर लास्ट लिख दो, लास्ट पॉइंट लिख दो, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा व वाष्प घनत्व में संबंध, 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 संबंध। बस कितने पॉइंट हो गए? 12 हो गए क्या? मौज हो गई। अब नंबर 1 पॉइंट लगा दो, फर्स्ट पॉइंट लगा लो, फर्स्ट पॉइंट लगा लो, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, नंबर फर्स्ट पॉइंट लगा लो,
उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। चलो जेईटी का एग्जाम नहीं देगा। हाँ बेटा, तो फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ा रहा हूं मैं, ये जेईटी का एग्जाम नहीं दे तो फिर सीयूटी का भी नहीं देना होगा, क्योंकि ये चैप्टर हैं सारे बेटा आगे जाकर के टच करेंगे एक दूसरे को। सामान्य सामान्य जो चीजें हैं तो इनको पढ़ो आराम से। सीयूटी में कोई नई चीज नहीं आती, लगभग 30 से 40% जेईटी वाला ही घूमता है। हो गए। अब उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बारे में मैंने कल कितनी बात बताई थी, याद है क्या? 5 बातें बताई थी, सब वो की वही है। एक बार 2 मिनट के लिए ध्यान दे लो, उसके बाद में नोट करना है। मैंने उत्क्रमणीय क्या बताया था, दोनों दिशाओं में चलता है, और अनुत्क्रमणीय एक दिशा में चलता है। दोनों दिशाओं वालों के लिए ये तीर का चिन्ह लगाते हैं, एक वाले के लिए ये लगाते हैं। क्रियाकारक से उत्पाद में बदल सकता है, उत्पाद से क्रियाकारक में। क्रियाकारक से उत्पाद बदलता है, उसको अग्र अभिक्रिया बोलते हैं, और पीछे जाती है उसको प्रतिम अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया। समझ गए चीज? ये उत्क्रमणीय है। क्या है? उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय समझ गए? अब ये इतना ही चाहिए, पर कोई और डिटेल में पढ़ना चाहे तो यहां लिख दिया पूरे बात इसी को, कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक विशेष परिस्थितियों में क्रिया करके उत्पाद बनाए एवं उत्पाद उन्हीं परिस्थितियों में पुनः क्रियाकारक बना ले, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। इधर ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक विशेष परिस्थितियों में क्रिया करके उत्पाद बनाए, परंतु उत्पाद उन्हीं परिस्थितियों में पुनः क्रियाकारक नहीं बना पाए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। समझ गए चीज? लिख लो फटाफट से, पहली बात फटाफट लिख लो, टेबल बना करके। टेबल बना लो, से बहुत सारे हैं, फटाफट लिखते जाओ। दिख रहा है क्या आपको साफ? बिल्कुल साफ दिख रहा है, देखो सुंदर सुंदर राइटिंग है। लिख ले, तू भी लिख ले, सब क्या आ रहा है एग्जाम में, पूछ क्या आया हूं। फोटोकॉपी बेटा पूरी केमिस्ट्री की मिल जाती है, लिखने में ज्यादा बढ़िया है, परेशान नहीं होना है। सारी चीजें मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कल सब कुछ बता दिया था, वही लिखेंगे कल पीडीएफ से, बाकी सारे वैसे ही पढ़ेंगे। नहीं मिलेगी जेरोक्स, कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा, लिखवा रहा हूँ, जिस चीज को लिखवा रहा हूँ मैं, जेरोक्स किसी की नहीं बांटता हूँ बेटा, सब चीजें नोटबुक में लिखवा रहा हूँ।
जल्दी लिखना है बेटा, राइटिंग वाला टाइम नहीं दूंगा मैं, राइटिंग जमाने वाला। हो गए? दूसरा पॉइंट तो समझ गए होंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है? ये दोनों दिशाओं में चलती है और ये एक ही दिशा में चलती है। लिखना ये तो याद रख लो। नहीं, जितना लिखा हुआ है कॉपी में उतना ही याद होगा, उतना ही पढ़ा जाएगा एग्जाम में। इस बात का ध्यान रखना, लिखने में कंजूसी मत करना, क्योंकि जो मैंने मुंह से बोला है कल, उसमें से एक भी चीज याद नहीं रहेगी आपके वो याद रहेगा जो आपकी कॉपी में लिख लिया गया है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करो। क्या शानदार राइटिंग लिखती है। क्या नाम बेटा है? दीपिका। हाँ, कितनी गजब की राइटिंग लिखती है। है? नहीं, इतना टाइम नहीं, टाइम लिमिटेड। थोड़ा सा दे देता हूं टाइम। तीसरा पॉइंट क्या है? केवल बंद पात्र में प्राप्त होगी उत्कर्मणीय, और ये बंद और खुले दोनों पात्रों में प्राप्त हो सकती है। कल बताई थी मैंने ये बात। हाँ, पहली स्लाइड है। जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। अरे पूर्ण हो सकती है क्या? नहीं, दोनों दिशाओं में चलने वाली कभी भी पूरी नहीं होती, लेकिन एक दिशा में चलती है तो वो लगभग पूर्ण हो जाती है। लगभग क्यों लिखा गया है? 100% कोई भी अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती। समझ गए चीज? ध्यान रखना। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया जाएगा, रासायनिक बल गतिकी, उसमें अभिक्रियाओं का वेग की बात की जाएगी। वहां ये बात बोली जाएगी आपको कि कोई भी अभिक्रिया 100% पूरी नहीं होती, 99.99% अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। समझ गए चीज? तो ये लगभग पूर्ण हो जाती है और ये कभी भी पूर्ण नहीं होती है। दोनों दिशाओं में चलने वाली कभी पूर्ण नहीं होती।
साम्य अवस्था किसमें प्राप्त होती है? उत्क्रमणीय में। इनमें साम्य अवस्था प्राप्त होती है, इनमें साम्य अवस्था प्राप्त नहीं होती। टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट आएगा क्या आपका? तो टेस्ट में क्या आएगा? इससे पहले क्या पढ़ाया मैंने? बस वही आएगा। उसका टेस्ट थोड़ी लगा था पहले, नहीं लगाना। हाँ तो उसके आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे मेरे, 20। बहुत सरल सरल दिए हैं मैंने। हाँ पैराडॉक्स 20 में से 20 भी कर सकते हो, सरल तो नहीं दिए। आपने बहुत सारे टेस्ट दे दिए ना, तो आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो एक्सरसाइज के आंसर की को रट लेते हैं। और मैं इस बात से बहुत पहले से जान चुका हूं, 10 साल पहले ही, कि ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि 10-12 साल पहले पढ़ा था। एक बच्चे ने वहां पे मैथ्स के सारे क्वेश्चनों के आंसर रट दिए थे, टोटल क्वेश्चन के। तो ऐसे 2-4 बच्चे हर जगह हैं कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर ये बस रट दिया, मतलब नहीं कैसे। इसलिए एक्सरसाइज से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है मेरे एक्सरसाइज आने का टेस्ट में से। हाँ, ऐसे एक्सरसाइज डीपीपी से नहीं आता है, मन से बना करके देता हूँ सारे क्वेश्चन, समझ गए। इसलिए जो पढ़ा दिया, नोट्स के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, नोट्स के अंदर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, समझ गए। तो नोट्स ढंग से पढ़ करके एक्सरसाइज सोल्व करनी है, ताकि अपने को पता लग जाए कि कौन सा क्वेश्चन है। साम्य अवस्था प्राप्त कितने पॉइंट हो गए बेटा? 5 हो गए। कितने हो गए? 5। लिख लिए क्या सबने? लिख लिए। तो ये अपना पहला पॉइंट पूरा हो गया। अब इसके कुछ उदाहरण समझना एक बार। हाँ, अब इसके उदाहरण देखेंगे। हाँ, पॉइंट लगाओ, लगा लो। इनके उदाहरण की बात करेंगे। अब सुनना यहां पर, यहां ध्यान देना बेटा एक बार। अब उदाहरण पॉइंट लगा करके थोड़ी देर छोड़ दो, ध्यान देना। बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर पढ़ा है आपने, वहां पर मिश्रण 2 आए होंगे, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण आए थे क्या? हाँ। तो अब यहां पर मेरी बात समझना, मैं बात कर रहा हूं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के उदाहरण में एक तो ये दोनों तीर वाला एरो अपने को नजर आएगा, ठीक है। इसमें ये है सममांगी अभिक्रिया, ये है विषमांगी। सममांगी किसको बोलते हैं? सममांगी बोलते हैं ये अभिकारक और ये उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्थाएं यदि समान होती है तो उसको तो कहते हैं सममांगी, और दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है तो वो होता है विषमांगी। जब आप बेसिक कंसेप्ट में पढ़ते हो तो वहां सममांगी मिश्रण में ये आता है कि 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनको एक जगह मिलाते हैं तो वो पूरी तरह से मिलकर के एक ही संगठन बना लेते हैं या पूरी तरह से घुल जाते हैं, जैसे नमक और पानी। तो नमक और पानी का मिश्रण आप सममांगी बोलते हो, वहां बोलते हो ना। तो ध्यान रखना, वहां पानी द्रव अवस्था में है और नमक ठोस अवस्था में है, लेकिन फिर भी उसको सममांगी बोल रहे हैं ना, वो मिश्रण होते हैं। तो सममांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण ये अलग चीज है, और सममांगी अभिक्रिया और विषमांगी अभिक्रिया अलग चीज है, समझ गए जी। मिश्रण, सममांगी मिश्रण यानी कि मिश्रण समान। आपने पानी के अंदर चीनी डाल दी, पानी के अंदर नमक भी डाल दिया, पानी के अंदर नींबू भी डाल दिया और सबको घोल लिया तो सब मिलकर के घुल गए, इसका मतलब वो सममांगी है। क्या है? सममांगी। अब इससे मतलब नहीं है कि वो चीनी ठोस अवस्था में है कि पानी द्रव अवस्था में है, इससे मतलब नहीं है। वो घुल गया तब तो सममांगी है। और पानी के अंदर आपने मिट्टी डाल दी, क्या डाल दी? मिट्टी डाल दी, तो वो मिट्टी घुली नहीं है, इसका मतलब वो विषमांगी है। क्या है? विषमांगी। वहां पर आप ये भी कहते हो कि जल और तेल का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है, कहते हो ना। तो जल और तेल तो दोनों की तो भौतिक अवस्था समान हो गई है, अरे समान हो गई ना, लेकिन फिर भी उसको क्या कह रहे हैं? विषमांगी, क्योंकि वो दोनों घुल नहीं रहे हैं। यहां पर तो कुछ बच्चे हैं वो लास्ट में कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर हमें बेसिक कंसेप्ट में तो ये पढ़ाया था, आपने ये पढ़ा दिया। तो वो जो है वो मिश्रण बेटा, क्या है? मिश्रण है। ये 3 जगह पे आएंगे,
सममांगी एक सममांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण अलग अलग चीजें हैं। तो जब मिश्रणों की बात की जाए तब तो घुलने वाले होते हैं, और जब अभिक्रियाओं की बात की जाती है तब भौतिक अवस्थाओं की बात होती है। अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं यदि समान होंगी तो वो तो सममांगी अभिक्रिया, और अलग अलग होंगी तो विषमांगी। जैसे सममांगी की बात की जा रही है तो सममांगी अभिक्रिया के अंदर सममांगी अभिक्रिया की बात करें तो 2SO3 इज इक्वल टू SO2 प्लस O2। यहां SO3 भी क्या है? गैस, और SO2 भी क्या है? गैस, और O2 भी क्या है? गैस। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या है? गैस है। तो ये सममांगी अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई? सममांगी अभिक्रिया। ऐसे ही ये दूसरा एग्जांपल है कि ये CH3 COO C2H 5 पे बेटा ये 3 नहीं है, ठीक है ना, 3 होता ही नहीं है, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। C2H5 एथिल ग्रुप होता है, एस्टर है ये, CH3 COO R यहां पर ये जो है ये द्रव अवस्था में है, लिक्विड, और ये यहां पर है लिक्विड, यानी कि द्रव और द्रव है। और जब उत्पाद की बात करें तो यहां भी लिक्विड और यहां भी लिक्विड, यानी कि दोनों तरफ भौतिक अवस्थाएं क्या है? समान। तो ये सममांगी अभिक्रियाएं हैं। क्या है? सममांगी अभिक्रियाएं। तो यहां पर सब लिखा हुआ है, सभी की भौतिक अवस्था समान। सभी का मतलब अभिकारक और उत्पाद। और विषमांगी मिश्रण की जब बात की जाती है तो विषमांगी मिश्रण के अंदर जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में है, कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस अवस्था में होता है, और CO2 गैस होता है। तो अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं में क्या आ गया? अंतर आ गया। अंतर आ गया तो वो क्या हो जाएगा? विषमांगी। समझ गए क्या? 100% प्रश्न नहीं आएगा यहां से। क्या बोला है मैंने? नहीं आएगा। बस केवल अपने को जानकारी के लिए चाहिए कि ऐसी चीजें होती हैं। समझ गए चीज? मैं बोल रहा हूं ना, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, पर अपने को कई बार किस्मत खराब होती है तो क्या होता है? ऊंट बेटे को कुत्ता काट लेता है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि रक्त का रंग कैसा होता है नीट के अंदर, बहुत पहले, तो ऑप्शन था लाल, गहरा लाल, हल्का लाल, गुलाबी। अब किस्मत खराब है तो कुत्ता काटेगा ही, ऊंट पे बैठ गए अपन। अब लाल ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आया, इतना इजी तो नहीं आ सकता, तो वो तो ऑप्शन से हट गया। अब सोचना शुरू करेंगे, गहरा लाल हो सकता है, नहीं, हल्का लाल होता है। और कुछ है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं कि फुफ्फुस से धमनियां, महाधमनी, महाशिरा, फुफ्फुस से शिरा, जब ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन आलिंद में नीले में घुलता है तो फेफड़ों के साथ में, तो वहां गुलाबी रंग आता है। एक बार क्या आता है? गुलाबी। हीमोग्लोबिन के साथ, आयरन के साथ में कार्बोनेट बना करके जाता है, वापस आता है, काफी डेप्थ में चले जाते हैं तो गुलाबी रंग आएगा। लाल का आंसर कोई नहीं देगा, तो इतना इजी तो आ नहीं सकता है, जबकि उत्तर क्या था? लाल। समझ गए कि ये क्वेश्चन केवल मेरिट निर्धारित करने के लिए डाले जाते हैं, और ऐसा क्वेश्चन सब जगह डाले जाते हैं मैडम। 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में मिलेंगे आपको। तो आप जाते ही क्या करते हो, आपको जैसे 40 क्वेश्चन है, आपने 25 क्वेश्चन कर दिए, आपको लगा कि पेपर बहुत शानदार हो गया, तो बेटा सभी कर रहे हैं, ध्यान रखें, वो 25 सब बच्चे कर रहे हैं। फर्क आगे वाले 15 में डाला गया था। उस आगे वाले 15 में तो 7-8 क्वेश्चन ऐसे था जो बच्चा ठीक ठाक पढ़ा था वो कर रहा है, और बाकी 7-8 बच गए वो ऐसे थे। तो बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन थे जो दिखने में अलग हैं और उनका आंसर अलग है। बस वो लास्ट वाले 7-8 क्वेश्चन करने वाला है वो आगे पहुंच जाता है। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए हर चीजों का अपने को पता हो, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से वो क्वेश्चन आ जाता है सममांगी मिश्रण वाला। क्यों? क्योंकि BHU के अंदर, BHU 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि सिंदूर क्या है? सिंदूर तो आपको लिखवाया होगा सर ने। तो सिंदूर जो है तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, क्या है? तो वहां पूछा गया, तो सिंदूर एक यौगिक है, Pb3O4 लेड ऑक्साइड। अब यौगिक है तो इसको यौगिक तो Pb3O4, तो वो तो एक यौगिक है। तो वहां पर ये पूछा जाता है कि ये मिश्रण है। टेबल साल्ट क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, मिश्रण है। क्योंकि हम जो नमक खाते हैं वो नमक का सूत्र क्या है? वो नहीं है, वो रॉक सोल्ट का सूत्र है। हम खाते हैं वो नहीं है, हम खाते हैं वो NaCl प्लस NaI है। अरे नालायको, टीवी वाले अपने को बेवकूफ बना रहे हैं क्या? रोज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आयोडीन युक्त नमक खाओ। क्या खाओ? आयोडीन। तो या तो आप बावले हो या टीवी वाले बावले हैं।
वो रोज कहते हैं आयोडीन वाला नमक खाओ, और आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो ये नमक का सूत्र है, आयोडीन तो दिख ही नहीं रहा। अरे कहाँ है आयोडीन? तो फिर आयोडीन वाला नमक कौन सा खा रहे हो आप? ये रॉक सॉल्ट है बेटा। क्या है? रॉक सॉल्ट। इसमें NaI मिला देते हैं, सोडियम आयोडाइड, तो वो बनता है, उसका मिश्रण बनता है, उसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट, जो अपने खाने के लिए अपने टेबल पे आता है। तो इसमें आयोडीन होता है। क्या होता है? ये दोनों का मिश्रण होता है। तो ऐसे ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ऐसा, क्योंकि वहां ऑप्शन में एक मिलता है NaCl और आप बिना देखे टिक मार्क, और बाहर में अल है। क्या होता है? बस, तो मेरी बातों को समझना है, बिल्कुल ऑथेंटिक बात करें। समझ गए सारी बात? अब एग्जाम्पल लिख लो फटाफट से, वरना हो जाएगी। अब फटाफट से एग्जाम्पल लिख देंगे। सममांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऐसे 2 कॉलम बना लो। बना लोगे क्या? हाँ बना लो, फिर मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा ताकि लिख लेना आप। 2 कॉलम बना लो, या पहले सममांगी अभिक्रिया लिख लो सीधा आपको। उदाहरण में उत्क्रमणीय अभिक्रिया, फिर 1 पॉइंट लगा दो, पहले सममांगी अभिक्रिया। कैसे लिख लो? हाँ, जो आपका मन करे वैसे लिखो। सममांगी अभिक्रिया में एक एक एग्जाम्पल लिख लो, 2 की जरूरत नहीं है। एक इसका लिख लो, एक इसका लिख लो, समझने के लिए चाहिए अपने। एक एक उदाहरण लिख लो दोनों को। लिख दोगे क्या? सममांगी अभिक्रिया में जूम कर दोगे थोड़ा सा, दिख रहा है? सममांगी अभिक्रिया में लिख दोगे। एक ऊपर वाला लिखना केवल, दूसरे की जरूरत नहीं है। सममांगी में लिख दो ये 2SO3 इज इक्वल 2SO2 प्लस O2, और लिखने के बाद इसके नीचे लिखना, वो मैं बता रहा हूं। भौतिक अवस्था जरूर लगाना ये जीर, ये क्योंकि इनका ही काम है यहां पर। अरे जल्दी लिख ले देवी, पोस्ट लगा दी, उसमें जी नहीं लिखा। वो जी है जीनियस वाला, पार्ले जी के भी लोग जी लगाते हैं, आदमी में लोगों के नहीं लगाते। लगा, लिख लिए? उसके नीचे एक लाइन लिखना, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक व उत्पाद, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था समान हो। भौतिक अवस्थाएं समान हो। भौतिक अवस्थाएं समान हो। भौतिक अवस्थाएं समान हो। समान हो। समान हो। सममांगी अभिक्रियाएं कहलाती है। सममांगी अभिक्रियाएं कहलाती है। लिखने की जरूरत नहीं, सममांगी कहलाएंगी, ऊपर लिख रखा है तो। हाँ, सममांगी कहलाएंगे। मेहनत उतनी करो बेटा जितनी अपने को जरूरत हो। मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता है। हाँ मैं कह रहा हूं ना, मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता है, साथ में प्लानिंग होनी चाहिए। मैंने तो गधाई सबसे ज्यादा करता है, आज तक पैसे वाला बना क्या? नहीं बनाना, क्योंकि प्लानिंग नहीं है ना। फिर विष मांगे में लिख लो, ये उदाहरण लिख दो, और फिर परिभाषा में उसका उल्टा लिख देना। भौतिक अवस्थाएं समान की जगह भिन्न भिन्न कर देना। एक बार टेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था स्टार्टिंग में, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रहा था मैं पहले। उसमें
प्राइंडिक समीकरण आता था, तो मैंने पूछा निम्न में से प्राइंडिक समीकरण है, और ए ऑप्शन में प्राइंडिक समीकरण को लिख दिया मैंने, बिल्कुल सही, सबने ए आंसर दे दिया। बी ऑप्शन में भी प्राइंडिक समीकरण ही था, जिसको चेंज करके लिखा था। सी ऑप्शन में भी प्राइंडिक समीकरण ही था, जिसको और चेंज करके लिखा था। और डी ऑप्शन में लिखा था उपरोक्त सभी। क्या लिखा था? 90% बच्चों ने ए लगा करके आ गए, और सबको बाहर आने के बाद पता लगा कि क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए सही ढंग से, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। वो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं क्योंकि जिनको देखते ही सही लगता है, उनमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। भाई जी, तो क्वेश्चन को पूरे साथ बेटा 3 घंटे का जो टाइम है ना, जो अपना 2-3 घंटे का टाइम पेपर का, वो पूरे 12 महीने अपने डिसाइड करते हैं। अपनी छोटी सी लापरवाही की वजह से हम चूक जाते हैं, और इतना सफिशिएंट टाइम मिलता है पेपर में कि आप आराम से कर सकते हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि पेपर को 3 भागों में बांट ले तो एग्रीकल्चर इतने टाइम में करेंगे, बायोलॉजी इतने टाइम में, केमिस्ट्री बराबर बराबर बांट ली। ये नहीं पता है कि एग्रीकल्चर से 3 गुना टाइम केमिस्ट्री लेगी, है ना। और पहले सबसे पहले एग्रीकल्चर को करना है, उसके बाद में बायोलॉजी करनी है, और उसके बाद में केमिस्ट्री करनी है। वरना पहले केमिस्ट्री करना शुरू कर देना तो दोनों रह जाएंगी, दोनों वहीं रह जाएंगी, क्योंकि टाइम खूब लेती है। इसलिए पेपर को एक तरीके से करना होता है। लिख लिया गया इसके नीचे? अरे इसके नीचे लिख दिया गया, क्या लिखा? भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न, ठीक है, खुले पात्र में। अब ये किसके उदाहरण लिखे थे? उत्क्रमणीय के। अनुत्क्रमणीय के लिखो 1-2 उदाहरण लिखो। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसमें से क्वेश्चन कर सकता है बेटा, ध्यान रखना। यहां से काफी अच्छा क्वेश्चन कर लेता है कई बार। क्या करता है वो? सिंपल सा देखो, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसमें होती है बेटा? खुले पात्र में। 100% प्रश्न नहीं आएगा, ध्यान समझना। यहां से क्वेश्चन करता है। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं जितनी भी होती है ना, वो सारी की सारी अनुत्क्रमणीय होती है, यानी कि दोनों दिशाओं में कभी नहीं चल सकती है। कौन सी वाली? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी, उदासीन अभिक्रिया तो आप जानते ही हैं कौन सी होती है। अरे कौन सी होती है? अम्ल और क्षार। 10th क्लास में पढ़ के आए, छोटी क्लास में। अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है। लेकिन ये अम्ल और क्षार कैसे होने चाहिए? प्रबल अम्ल और प्रबली क्षार। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया होती है तो उससे लवण और जल बनते हैं। उस उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हमेशा अनुत्क्रमणीय होता है, वो कभी दोनों दिशाओं में नहीं चलती है। तो जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया का नाम आ जाए ना, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वो अनुत्क्रमणीय होती है। क्या होती है? अनुत्क्रमणीय। एक अवक्षेप निर्माण अभिक्रिया, ये दोनों नाम बहुत बार एग्जाम में आते हैं। अवक्षेप का मतलब जानते हो क्या? अवक्षेप जानते हो? पेंडे में बैठ जाए कोई चीज, यानी कि मैंने एक गिलास लिया तो उसमें पानी डाला, कांच का गिलास है, उसमें पानी डाल दिया, दिख रहा है अपने को पानी, उसके अंदर मिट्टी डाल दी, उसको हिला दिया, तो लगेगा एक बार तो कि वो घुल गई मिट्टी, लेकिन उसको 5 मिनट के लिए टेबल पे शांत छोड़ दोगे ना, तो वो मिट्टी कहाँ जमा हो जाएगी? पेंडे में हो जाएगी ना। दो ऐसे पदार्थ जो आपस में घुलनशील नहीं है, कुछ क्षण के लिए लग सकता है कि वो घुलनशील है, लेकिन उनको कुछ समय के लिए आपने स्थिर छोड़ दिया तो उसमें एक पदार्थ जो है वो नीचे पेंडे में बैठ जाता है। ऐसी दुनिया की कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो अलग अलग पदार्थ अपने को कुछ टाइम बाद नजर आ जाए, वो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। अवक्षेपण अभिक्रिया कभी भी दोनों दिशाओं में नहीं चल सकती है। तो ये नाम पूछता है केवल, और बाकी की डिटेल में कुछ नहीं पूछता है कि निम्न में से उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो वहां 4 अभिक्रियाएं ऐसी देता है जिसमें दोनों तरफ के तीर के चिन्ह लगा रहे, देखते पता लग जाता है। लेकिन ये नाम आ जाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, तब अपन पहचान नहीं पाते, क्योंकि ना तो वो तीर का चिन्ह लगा रहा है ना और गड़बड़ है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेप, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो अवक्षेप, ये दोनों अभिक्रियाओं में क्वेश्चन करते हैं। तो लिख लो एक बार, उदासीनीकरण अभिक्रिया और अवक्षेप निर्माण लिख लो फटाफट से। खुले पात्र वाले तो छोड़ दो, तो पहले भी चला गया, पहले लिख दिया हमने, ऊपर लिख दिया था उसको, ये दोनों लिख दे फटाफट लिख लो।
लिख दिए? हाँ, इस अवक्षेप निर्माण के अंदर एक लाइन और लिख लो, मैं बता रहा हूँ नीचे। ये अभिक्रिया भी लिख लो, आप लिख लो ताकि आपको याद हो जाए। ये यहाँ पर ये तीर का चिन्ह समझ में आ जाएगा इससे। ये तीर का चिन्ह क्यों लगाया जाता है पता है ना? ये नीचे की तरफ यानी कि पेंदे में बैठ जाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए होता है तीर का चिन्ह नीचे। ऊपर का लगाते हैं तब उसका मतलब क्या होता है? गैस, यानी गैस बाहर निकल जाती है। ये अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए काम में लेते हैं नीचे। हो गए? अब लिख लो नीचे। जब दो अघुलनशील पदार्थों को मिलाया जाता है, जब दो अघुलनशील जो आपस में घुलते नहीं है, जब दो अघुलनशील पदार्थों को मिलाया जाता है, अघुलनशील पदार्थों को मिलाया जाता है, तो उनमें से एक पदार्थ पेंदे में बैठ जाता है, पेंदे में बैठ जाता है, पेंदे में बैठ जाता है, जिसे अवक्षेप कहते हैं। पेंदे में बैठ जाता है, जिसे अवक्षेप कहते हैं, जिसे अवक्षेप कहते हैं। जिसे जो पेंदे में बैठ गया, जिसे, इसे या जिसे जो भी लिख लो, अवक्षेप कहते हैं, इसे अवक्षेप कहते हैं। तथा ऐसी अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। बस, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। हाँ, ट्यूशन पढ़ो देखे और देखो देखे क्या है। सही है क्या क्वेश्चन? कौन सा गुण उत्क्रमणीय अभिक्रिया का नहीं है? तो अब उत्क्रमण अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, केवल बंद पात्र में होती है, साम्यावस्था प्राप्त करती है, पूर्णता को प्राप्त करती है? नहीं, पूर्णता को प्राप्त नहीं करती है। समझ गए? हाँ, अब सुन लो, ये तो लिख लेंगे। देखो, स्टार्टिंग में आज से 15-20 साल पहले क्वेश्चन कैसे आते थे? निम्न में से सत्य कथन है। कैसे थे? निम्न में से सत्य कथन है। फिर थोड़े बाद में आने लगे निम्न में से असत्य कथन है, मतलब गलत वाला बताना है। फिर आने लगे निम्न में से सत्य कथन नहीं है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। और अब आते हैं निम्न में से असत्य कथन नहीं है। क्या पूछना चाहता है? तो सीधा सीधा ही पूछ लेता नहीं ना, लेकिन पूछना ऐसे चाहता है कि कोई ना कोई तो कंफ्यूज हो, आधे तो छठे भीड़ में से। तो असत्य कथन नहीं है मतलब सत्य पूछना चाहता है वो। तो एक क्या ऑप्शन है, बस केवल क्वेश्चन के तरीके बदल रहे हैं और बाकी कुछ नहीं है। हाँ, लिखोगे क्या? क्या लिखोगे? लिखोगे? हाँ, नहीं आएगा क्वेश्चन ऐसा। हाँ, बस क्या हो गया? टेबल, हाँ टेबल में लिख रखा है। मैं पढ़ा लिखा नहीं तो बता दिया करो ऐसे। हाँ, मैं तो ऐसे जूते चप्पल की दुकान पे काम करता था, जीएल सर गए थे एक दिन लेने, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत बढ़िया सेल्समैन करते हो, तो फिर मेरे को ले आए। नहीं, हाँ सुंदर भी होता। चलो अब देखो अपना एक पॉइंट हो गया अपना फर्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? साम्य अवस्था व इसकी विशेषताएं। अब पॉइंट लगाओ साम्य अवस्था। साम्य अवस्था, साम्य अवस्था व इसकी विशेषताएं। साम्य अवस्था व इसकी विशेषताएं मैंने दो ऐड किए हैं, इसमें अलग अलग दे रखे हैं।
साम्यावस्था अलग है, विशेषता अलग है, मैंने एक जगह कर दी। साम्यावस्था वह इसकी विशेषताएं, साथ ही लिख लो, साम्यावस्था वह इसकी विशेषताएं, साम्यावस्था वह इसकी विशेषताएं। कल पूरा साम्यावस्था समझाने के बाद में लास्ट में एक बात बोली थी मैंने कि साम्यावस्था की जब परिभाषा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, केवल किसको बताना है, वेग। क्या बताना है, वेग। और मैंने ये भी कहा था कि सांद्रता बराबर हो भी सकती है और नहीं भी, सब कुछ परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन वेग से इसकी शुद्ध परिभाषा निकलती है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जब अग्र अभिक्रिया का वेग तथा प्रतीप अभिक्रिया का वेग क्या हो जाए, समान हो जाए, उसे क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। सही बात है क्या? इतना तो लिखो, फिर आगे बताऊंगा वो क्या है। इतना तो लिखो। हाँ, आ जाएगा बेटा, सबसे सरल चैप्टर है ये। सबसे सरल चैप्टर है। पहले सेट कर दिया आपको, क्या सेट कर दिया, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री इनके कम समझ में आएगी और इनके पहले कर दिया ना, अब कमी आएगी मेरी गारंटी है, क्योंकि आपने मन में कर लिया। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बच्चे वही पढ़ रहे हैं और सबके समझ में आते हैं। सब 10वीं क्लास पास करके आकर के 11वीं क्लास में कुछ बच्चे बायोलॉजी में, कुछ मैथ्स में, कुछ एग्रीकल्चर में, वही बच्चे जाते हैं सारे तो 10वीं में कॉमन पढ़ के आते हैं। फिर तुम्हें क्या समझ में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने मेंटेलिटी बना ली। इसलिए बात समझे क्या मेरी, तो मेंटेलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। यहां तक अब ये जो चित्र बना रखा है ना, ये इसको समझा रहा हूं मैं, ध्यान ध्यान देना थोड़ा सा। हाँ, डायग्राम में नीचे क्या लिखा है, डायग्राम समझाएंगे बेटा अभी, अब ध्यान देना। डायग्राम कुछ नहीं है, यहां पर मैंने ये एक ग्राफ बनाया है, ध्यान समझना, कुछ बातें इसमें अच्छी चीजें। यहां पर मैं ये कह देता हूं, ये मैं 2 लाइनें खींच रहा हूं ऐसे, ध्यान से समझ लो, ऐसे खींच दिया मैंने। अब समझना, कल मैंने एक बात बोली थी, सब कुछ कल पढ़ा चुका हूं इसके अंदर। कल मैंने एक बात बोली थी कि अभिकारक जो होते हैं उनकी सांद्रता प्रारंभ में अधिकतम होती है, याद है क्या? अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभ में क्या होती है, अधिकतम, और उत्पाद की सांद्रता प्रारंभ में क्या होती है, जी। तो
और अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। बताया था, अभिक्रिया का वेग होता है वो सांद्रता के समानुपाती। मैं यहां पर तो लिख देता हूं अभिक्रिया का वेग, और यहां लिख देता हूं मैं समय। इनके बीच में मैंने ये एक ग्राफ बनाया है, इनके बीच में यहां है 0। अब ये जो लाइन है, ये लाइन किसको बता रही है आप समझ सकते हो कि अभिक्रिया का वेग यहां 0 है, यहां अभिक्रिया का वेग क्या है बेटा, अधिकतम। क्या है, अधिकतम। और ये लाइन इसको बता रही है कि अभिक्रिया का वेग धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है ना, समय के साथ धीरे धीरे कम हो रहा है। समय जैसे से बढ़ रहा है, अभिक्रिया का वेग धीरे धीरे कम हो रहा है। अब समय के साथ में अभिक्रिया का वेग तो अभिकारकों का कम होता है या उत्पादों का कम होता है, अभिकारकों का। तो ये लाइन तो अभिकारकों की है, किसकी है, अभिकारकों की। और ये लाइन ये बता रही है कि अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में क्या था, 0। किसका होता है, उत्पाद में। और उत्पाद का वेग है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ता है ना, तो ये बढ़ रहा है। यदि मैं इस ग्राफ को ऐसा न बना करके और मैं इस ग्राफ को ये कह देता कि ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि ये अभिकारक है, अभिकारकों का वेग धीरे 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 क्या हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था। और उत्पादों का वेग धीरे धीरे बढ़ रहा था। कहीं मिल रहे हैं क्या दोनों, नहीं, नहीं मिल रहे ना। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का नहीं है, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का है। समझ गए चीज। ये कहना चाहता है कि अभिकारकों के अभिकारकों का वेग धीरे धीरे, अग्र अभिक्रिया का वेग धीरे धीरे कम होता जाता है और उत्पादों का धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। ये एक दिशा वाला है। लेकिन मैंने ये नहीं बनाया, मैंने यहां बनाया है ये वाला, ये वाला। और इसका मतलब क्या है कि एक समय ऐसा भी आता है जिस समय दोनों का वेग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, बराबर होता है। और ये जो बराबर होता है यहां पर ये वाला अभिक्रिया का वेग इतना रह गया ना। अब समय चाहे कितना ही बढ़ा दो आप, कितना ही बढ़ाते रहना, समय अभिक्रिया का वेग रुक गया है। क्या हो गया, रुक गया। एक समय ऐसा आता है यहां पर आकर के, एक समय ऐसा आता है कि उसके बाद में आप कितना ही समय बढ़ाते रहना, अभिक्रिया का वेग ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। अग्र अभिक्रिया का वेग और प्रत्येक अभिक्रिया का वेग दोनों बराबर हो गए। इस अवस्था को ही हम क्या क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। समझ गए कि मेरी बात। तो ये कौन सी, ये किसका वेग है, ये किसका है, अग्र अभिक्रिया का। सही है क्या, अग्र अभिक्रिया का। और ये किसका है, प्रत्येक अभिक्रिया का। सही बात है क्या। और यदि मैं एक अभिक्रिया भी लिख देता यहां पर, तो बढ़िया आदमी हूं मैं, लिख देता हूं। और ये दोनों तरफ चल रही है C+T। ये किसका वेग, किसका वेग है, ये ए बी का। किसका है, ए बी का। तो ये ए और बी का है। क्लियर। ये किसका है, C+D का, इनका ये। और एक समय ऐसा आया कि ये बराबर हो गए, साम्य अवस्था हो गई है। ये इसको दर्शा रहा था। ये फालतू की बात कर रहा था, समझ गए। अरे समझ गए क्या। हाँ, ये सब फालतू की बात थी। दिखने में तो ऐसे लगता है कि ऐसे करके दो डंडी की ढेर काम हो गया। डंडी की से काम नहीं होता बेटा, समझने से काम होता है। चीजों को उतार लो, चिपका दो फटाफट से। ये साम्य अवस्था का है। और साम्य अवस्था में हम लिख देते हैं वेग समान, वेग समान। ठीक है, होशियार हो। टाइम हो गया क्या।
हो गया टाइम।